हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए इनिशिएटिव में जिसमें हमने शुरू कर दिया है एनसीईआरटी सीरीज। आज के इस वीडियो में जो हमारा क्लास 11th का एनसीईआरटी है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के 15th चैप्टर जो कि है लाइफ ऑन अर्थ दैट इज पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे जा सकते हैं। वहां पे सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर दैट इज लाइफ ऑन अर्थ का ये चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 15। और हो सकता है कि नए एनसीईआरटी में इन चैप्टर्स को स्किप कर दिया गया हो या कंटेंट चेंज्ड हो। तो ये जो कंटेंट है हमारा वो 2022 तक का जो सिलेबस था एनसीईआरटी का, उसी के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। हम चैप्टर को स्किप नहीं कर रहे क्योंकि ये चैप्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 15 है हमारा लाइफ ऑन अर्थ, और ये पार्ट है हमारे बायोस्फीयरिक सिस्टम का। तो जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो ध्यान रहे कि उससे पहले हमने ऑलरेडी क्या क्या कवर किया है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ये हमने ऑलरेडी कवर किया इससे पहले के चैप्टर्स में। तो अभी हम इन सब के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बोलबाला है। जो बायो है वर्ड, वो बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग स्फीयर की बात होती है। तो यहां पे देखेंगे आप लिखा हुआ है इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ऑल लिविंग बीइंग्स इन दिस स्फीयर, जिसका इंटरैक्शन होता है बाकी के स्फीयर से। तो आप देखेंगे यहां पे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ लाइंस लिखी है। अगर आप इसको गौर से देखें, लाइफ ऑन अर्थ इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. Living organisms are found from poles to equator, from bottom of sea to several kilometer in the air, from freezing waters to dry valleys. तो ये जो बात कह रहा गया है यहाँ पे, वो ये कहा गया है, तो ये जो बात कही गई है यहाँ पे, उसमें ये बताया गया है कि लाइफ जो है वो ओवरऑल पूरे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, और ड्राइएस्ट से लेके वेटेस्ट प्लेस तक, कूलेस्ट से लेके हॉटेस्ट प्लेस तक एग्जिस्ट करता है। इसीलिए बायोस्फीयर जो है वो उसका सबसे बड़ा वर्जन है, ब्रॉड वर्जन की बात हम करते हैं जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, लिथोस्फीयर पे या हाइड्रोस्फीयर पे। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि बायोस्फीयर क्या है, इन तीनों स्फीयर का एक कॉम्बिनेशन है, राइट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखता है, और ये एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं। यानी ये इंटरैक्शन का जो प्रिंसिपल है वही लाइफ ऑन अर्थ का प्रिंसिपल है। अगर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो हाइड्रोस्फीयर है वो इंटरैक्ट नहीं करेगा तो बायोस्फीयर की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आगे इसमें आप देखेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस क्या है। सो दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, सनलाइट। अब ये जो टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, सनलाइट है, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन ये लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंटरैक्शन की बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो है दी गई है यहाँ पे, और यही हमारा डेवलपमेंट और एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर आएंगे तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है यहां से, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की जब बात करते हैं हम लोग तो हमेशा हम सोचते हैं ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स की बात है। नहीं, ये ध्यान रहे कि इकोलॉजी एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स तो पार्ट है ही, ह्यूमन बीइंग्स भी उतने ही इक्वली पार्ट हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो बैलेंस है धरती पे वो बड़ा जरूरी है। और यहां पे इस बैलेंस की बात हम करेंगे कि ये बैलेंस बिटवीन ऑल लाइफ फॉर्म्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, किस तरीके से क्रिएट होता है और ये बैलेंस क्यों जरूरी है। इसी को पढ़ने के लिए हम पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम्स को पढ़ते हैं। अब इकोलॉजिकल सिस्टम्स को पढ़ने का मतलब क्या, ये जितने भी सिस्टम्स हैं जिसमें लैंड, वाटर, एयर, एनर्जी फ्लो, इन सब का इंटरैक्शन होता है धरती के ऊपर, ये सारे के सारे पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हमें यह समझना है कि इंटरैक्शन आपस में बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं। और आज के दुनिया में ये बैलेंस की बात हमें करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसबैलेंस भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्शन है आप देख रहे हैं उसकी वजह से।
तो शुरुआत करिए कि इकोलॉजी जो वर्ड है ये टर्म कहां से आया। तो ओरिजिन तो इसका ग्रीक है। ऑइकोस का मतलब हाउस होता है और लॉजी का मतलब साइंस या स्टडी होता है। तो हैबिटेट का स्टडी मतलब आप कहाँ रहते हैं उसके आसपास उस जगह की स्टडी को बेसिकली इकोलॉजी कहा गया शुरुआत में। लेकिन जर्मन जूलॉजिस्ट थे हेकल, अर्नस्ट हेकल यहां लिखा हुआ है 1869 में, आप गौर करेंगे इन्होंने ये वर्ड इकोलॉजी करके दिया जिसको बाद में इकोलॉजी इंग्लिश में कहा गया। और इसमें बात की गई लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट और उसके इंटरैक्शन की, टुगेदरनेस की। इसीलिए इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आप दोनों देखेंगे यहां पे दिया गया है। तो इकोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन इसीलिए देखिए क्या है। इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विथ ईच अदर। आपका आपके आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन तो है ही, बट आप आपस में भी कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो सब मिला के इकोलॉजिकल साइंस होता है। तो ये चीज समझने की बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि जो हैबिटेट वर्ड है ये बहुत कॉमनली यूज होता है। तो हैबिटेट इज द इकोलॉजिकल सेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट जनरल एनवायरनमेंट। मतलब आपका हैबिटेट का डेफिनेशन क्या होगा कि कौन से फिजिकल फैक्टर्स कौन से केमिकल फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें आप रहते हो, जीते हो, अपनी लाइफ जीते हो। ये आपका हैबिटेट है। और इसी में एक शब्द है सिस्टम। जब भी सिस्टम वर्ड आए तो ध्यान रखिए कि कंपोनेंट्स होते हैं उसके आपस में जुड़े हुए। तो इसीलिए जब हम बात करेंगे तो बात आ जाती है इकोसिस्टम की। ये कैसा इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसके अंदर ये किस तरीके के हैबिटेट्स हैं, कैसे एनवायरमेंट्स हैं, इसी को हम लोग को पढ़ना है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है अलग अलग रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में। और इसी के साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स उनका एवोल्यूशन जुड़ा हुआ है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं और इवॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दिया गया है। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड बेस्ड, ये जो वर्ड टेरा होता है इसका मतलब होता है लैंड, और एक्वेटिक मतलब एक्वा, पानी से रिलेटेड। तो लैंड एंड वाटर इसको ब्रॉडर कैटेगरी में कर दिया गया है। और इसी में फर्दर आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में बायोम्स नाम का एक शब्द ऐड कर दिया गया है। ये बायोम्स क्या है? तो बायोम एक लार्ज एरिया है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे एक डिस्टिंक्ट प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी जो है वो रहती है। यानी बायोम एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक लोकेशन है। यानी एक बायोम के अंदर मल्टीपल इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, राइट? कहां पे लोकेटेड है वो बनाता है उसको बायोम। तो इसमें देखेंगे आप यहां पे बायोम कैन बी डिफाइंड एज टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इंटरैक्टिंग विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस। और कुछ नाम आप देखिए, फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, ऐसे बहुत सारे बायोम्स के नाम आपने पहले भी सुने होंगे, देखे होंगे। तो बात करते हैं जब कि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का और कैसे चलता है। तो इसी को आप पहले डायग्राम में देख लीजिए, वही बात को पैराग्राफ में कहा गया है। अब हमारा मेन जो एनर्जी ड्राइवर है वो है हमारा सन। सन से सबको एनर्जी मिलती है और सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स को मिलता है एनर्जी। फिर वो प्रोड्यूस करते हैं खाना हमारे लिए और उसको कंज्यूम करता है प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, और उसको कंज्यूम करता है सेकेंडरी, उसको कंज्यूम करता है टर्शरी। ऐसे ही हर्बीवोर्स से लेके कार्निवोर्स तक जुड़े हुए हैं और आप देखेंगे इसको हम फूड चेन बोलते हैं। और इसी का जब डेड डिकेड रिमेन्स होता है वो फर्दर उसको डिकम्पोज किया जाता है बाय डिकम्पोजर्स। सेम ग्रीन प्लांट भी डिकम्पोज होता है और वो सॉइल न्यूट्रिएंट में मिलता है और सॉइल न्यूट्रिएंट वापस प्लांट में जाता है। तो आप देखेंगे यहां भी एक साइक्लिक कॉन्सेप्ट है, यानी ये एक साइकिल है जो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को बताता है। यही बात यहां पे पैराग्राफ में भी दिया गया है, आप अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है? स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। अब इसमें बहुत सारे एबायोटिक बायोटिक फैक्टर होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो ध्यान रहे, रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये देख रहे हैं आप, ये सारे इनऑर्गेनिक हैं, एबायोटिक हैं, इसमें लाइफ नहीं है। और दूसरी तरफ जो पार्ट है वो है बायोटिक फैक्टर्स का। तो अब बायोटिक फैक्टर्स में आप देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो आपने अभी देखा प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। जैसे ग्रास अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर है तो उसको कौन खाता है? डियर, गोट, माइस, और ये सारे के सारे जो हैं वो प्लांट ईटिंग है। अब इसी को जब दूसरे लेवल पे आप देखेंगे कंज्यूमर को, तो वो हो जाता है
है कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि वो इन पे निर्भर है, इनको खाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे स्नेक हो, टाइगर हो, लायन हो, ये सारे फ्लैश ईटिंग है, और ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर है, और प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर है। ऐसे ही एक चेन बनता जाता है। फिर जब सारे मर जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उनको कौन खाता है? डिकम्पोजर्स। तो इसको आप देखेंगे आप यहाँ पे कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको कंज्यूम करता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है फंक्शन। तो आप देखिए कि प्रोड्यूसर्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम होता है, और फर्दर ये पूरा का पूरा फूड चेन ऐसे चलता है, जो कि आपने अभी देखा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो किस किस रूप में हम तक आता है और कैसे सिस्टम में सर्कुलेट होता है, जिससे ये फंक्शन शुरू होता है इकोसिस्टम का। तो आप देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, ये दो शब्द याद रखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। यही इसका पूरा पूरा जो फंक्शनल सिस्टम है उसको चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम लोग फूड वेब कहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो आप देखिए बहुत सारे ग्रेजिंग फूड चेन है, डेट्रिटस फूड चेन है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें दिया गया एनसीईआरटी में, लाइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है। द फर्स्ट लेवल स्टार्ट्स विथ प्लांट्स। प्लांट्स जो है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, और लास्ट जो है वो कर्निवर कंज्यूमर है। इसी तरह से इसमें आप देखेंगे हर एक लेवल पे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, लेस एनर्जी एट ईच लेवल। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। सबसे कम एनर्जी कहां होगा? जो टर्शरी कंज्यूमर है, जो आखिरी लेवल पे आता है। और इसी में आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी लेवल्स है वो कम होता जाता है, तो आपको पॉपुलेशन पे भी फर्क पड़ता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं और कार्निवोरस कम हैं, तो ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे सबसे नीचे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोरस हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं पिरामिड में, तो क्या दिखता है? पॉपुलेशन घटता जाता है, राइट। लेकिन अगर किसी कारण से ऊपर का पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा? डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और यही नेचर डिसबैलेंस नहीं क्रिएट करने देता, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की वजह से अगर इस पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव आए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीजें आपको समझ के रखना चाहिए कि ये जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हम करते हैं, वो इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो सार है, चाहे समरी है, वो है, राइट। तो टाइप्स ऑफ बायोम्स पे आइए, यहां पे दिया गया है टाइप्स ऑफ बायोम्स। अब बायोम्स में आपने देखा फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, और इस तरीके से आपके सारे बायोम्स यहां लिस्टेड हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि ये बायोम्स कैसे फंक्शन करता है। ये बायोम्स फंक्शन करता है एक पर्टिकुलर साइक्लिक वे ऑफ क्या? न्यूट्रिशन और एनर्जी का। तो इसीलिए इसमें पढ़ना क्या जरूरी है? बायो जियो केमिकल साइकिल। याद रखिए ये वर्ड्स, बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स अर्थ या नॉन लिविंग, और केमिकल और उसका साइक्लिक सर्कुलेशन वन फॉर्म से अदर फॉर्म में। तो आप देखिए, गौर करिए, जैसे प्लांट्स के पास एनर्जी आती है सनलाइट से, तो प्लांट्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चीजें बनाता है। इसका एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट साइकिल्स है वो चलते रहते हैं। और स्टडीज क्या बताती है कि फॉर लास्ट 1 बिलियन ईयर्स एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर हैव बीन composed of approximately same balance of chemical components। इसमें बैलेंस स्टेट मेंटेन होना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये मेंटेन होना बड़ा जरूरी है, और इसके मेंटेनेंस के लिए कौन जिम्मेवार है? बायो जियो केमिकल साइकिल। इसीलिए साइकिल को समझना और पढ़ना जरूरी होता है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल में अगर आप देखेंगे मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरी है, गैसियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल क्या है? जैसे गैसियस कंपोनेंट है वो कैसे साइकिल सर्कुलेट होते हैं पूरे सिस्टम में, कैसे है? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये गैसियस स्टेट में। और सेम है सेडिमेंट्री साइकिल, यानी मिनरल्स का साइकिल। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक साइकिल है वाटर साइकिल। अब आपने बचपन से इसको पढ़ा होगा कि वाटर जो है वो लेक्स, रिजर्वायर्स, ओशंस, पॉन्ड से इवेपोरेट करता है, प्लांट्स के लीव के थ्रू ट्रांसपिरेट करता है, ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, फिर बारिश होती है, और ये सर्कुलेट होता रहता है वाटर साइकिल, राइट। ऐसे ही बाकी के साइकिल्स हैं। तो यहां पे एक आपको टेबल दिया गया है, ये टेबल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रिटन बनाइए। वर्ल्ड बायोम्स के बारे में है ये। तो सबसे पहला फॉरेस्ट बायोम, इसके सब टाइप देखिए, ट्रॉपिकल में इक्वेटोरियल, डेसिडुअस, टेम्परेट, बोरियल।
राइट। ऐसे ही आप देखिए रीजन्स इसका, तो कितना डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, ये सबके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। और इसको मैप के ऊपर एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए और कोशिश करिए इसको लोकेट करने का। उसके बाद देखिए कि इसके क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, सॉइल कैसा मिलता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और वहां पे किस तरीके का फ्लोरा और फौना है, यानी किस तरीके का बायोम है। तो ये आपको इस टेबल से मिल जाएगा। जैसे डेजर्ट में हॉट, ड्राई, सेमी एरिड, कोस्टल, कोल्ड डेजर्ट, और सबके नेम्स हैं, सहारा, कालाहारी, राइट। आप देख सकते हैं, और हर जगह पे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स और मैमल्स मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं। ग्रासलैंड की बात करें, सवाना, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, स्टेपी, और वहां पे आप देखिए अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स भी मिलते हैं। तो इस तरीके से ये डाइवर्सिटी को बताने के लिए बड़ा अच्छा सा एक टेबल है ये सारे फैक्टर्स के साथ, जिसको आप समराइज करके पढ़ सकते हैं, और पॉइंट वाइज आपको ये एग्जामिनेशन के लिए हेल्प भी करेगा। फर्दर आप बात करिए कार्बन साइकिल पे आइए। तो कार्बन साइकिल जैसे ही आप देख सकते हैं कि कार्बन साइकिल जो है वो सबसे बेसिक कार्बन साइकिल एलिमेंटल है, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वहां पे आपको क्या देखते हैं, कार्बन फिक्सेशन होता है। यानी प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, सनलाइट को, और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और इसी से आप देखेंगे एनिमल्स भी जुड़ा हुआ है, एनिमल रेस्पिरेशन से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होता है। और उसके बाद उसका जब डेड डिकेड रिमेन्स होता है, उसके डिकम्पोजिशन में भी आपको देखेंगे सॉइल रेस्पिरेशन में कार्बन, यानी आप देखेंगे सॉइल कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही रूट रेस्पिरेशन से भी। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन का जो ये साइकिल है वो आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन साइकिल है, वो भी फोटोसिंथेसिस से ही सिमिलरली जुड़ा हुआ है, राइट। और ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है। अब नाइट्रोजन साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये सबसे एबंडेंट है, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है एटमॉस्फेयर में, और ये हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है, आप देखेंगे ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज का, तो कंपाउंड सच एज एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन, पिगमेंट्स। अब ध्यान रहे, जैसे एमिनो एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। तो नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको फिक्स करना यानी इसको कन्वर्ट करना, इसके लिए प्लांट रूट्स की जरूरत है बहुत इंपॉर्टेंटली, जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। वो इसको फिक्स करते हैं, और वो फिर एनिमल खाते हैं, फिर वो एनिमल्स के थ्रू वापस जो है वो कन्वर्ट होता है, बैक्टीरिया के थ्रू वापस सॉइल में जाता है और सर्कुलेट होता रहता है। इसमें नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेसेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन नाइट्रेट कंपाउंड बनता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन से भी नाइट्रेट बनता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से भी नाइट्रेट, फिर नाइट्रेट से आप देखेंगे नाइट्राइट, और फर्दर डीनाइट्रिफिकेशन से ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है, और डिटेल में नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ाया जाता है, बट एनसीईआरटी ने एटलीस्ट आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। डिटेल में अगर आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ना है तो आप हायर स्टैंडर्ड्स के बुक्स को पढ़िए, तो आपको वहां मिलेगा। फिलहाल तो हम एनसीईआरटी को देख रहे हैं कि इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, और फॉर मेजर एग्जाम्स इतना बेसिक जानकारी जरूरी है, राइट। और आप बात करिए अदर मिनरल साइकिल्स में, तो आपको दिखेगा कि मिनरल मैटर जैसे फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, पोटेशियम साइकिल, ये उसी तरीके से साइक्लिक वे में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सब जुड़े हुए हैं। और इससे क्या क्रिएट होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होता है। तो इसीलिए इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये शब्द आ गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो बैलेंस है, ये डायनेमिक क्या है, मतलब हमेशा ये मोशन में रहता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए डायनेमिक बोलते हैं। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हमारा रोल, ह्यूमन बींग्स का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी कम्युनिटीज का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन, cooperation between different organisms where population remains stable is very important, और इसी से बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ओवरटेक कर ले दुनिया को, तो ये स्टेट ऑफ बैलेंस बिगड़ जाएगा हमारी एक्टिविटीज से। तो कहते हैं इकोलॉजिकली स्पीकिंग, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या जरूरी है कि हम ये समझें कि हम जितने जरूरी हैं धरती के लिए, धरती पे, उतना ही और भी जानवर या प्लांट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम सबसे बड़े हैं। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल थिंकिंग। तो इकोलॉजिकल रैशनैलिटी या इकोलॉजिकल थिंकिंग ये कहता है कि आप अपने आप को सबसे ऊपर मत समझिए। इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर कोई भी एक पार्ट
सिस्टम से निकल गया, क्योंकि ये सिस्टम है, एक कंपोनेंट को हटा देंगे तो बाकी सब पे असर पड़ेगा। इसके लिए ये समझ जरूरी है। तो आप देखिए, चाहे टाइगर लायन हो कि डियर जेब्रा बुफलो हो कि बाकी एनिमल्स हो, इन सब का रोल है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस में। और इसमें से एक भी स्पीसीज अगर सिस्टम से हट रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, आपने सुना होगा फलाना स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब ये खतरे की घंटी है, कुछ ना कुछ सिस्टम में पूरे में चेंज होगा फिर। राइट, तो ये चेंज जो है, इसी को हम पढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं कि ग्रासेस, बैम्बूज, जो नेटिव स्पीसीज है वो चेंज करता है फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में आप देखेंगे स्मॉल प्लांट से लेके बड़े प्लांट से लेके ट्रीज तक, ये सक्सेशन आपको एक दिखेगा। राइट, और सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात आती है लास्ट में कि इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कैसे हो रहा है। तो आज के दौर में जहां हम बोलते हैं एंथ्रोपोसीन चल रहा है, सबसे ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नाम पे जो चीजें हो रही हैं, वो सबसे ज्यादा इकोसिस्टम को और इकोलॉजिकल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है। और हम हमेशा एनवायरनमेंट जैसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि बैलेंस क्रिएट करने के बाद वापस से प्लांट्स को ठीक रखना है। और क्या हो रहा है चारों तरफ आप देखिए, एक तरफ तो वॉर्स हो रही हैं, फिर फ्लड्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डिजीज, और आपने देखा कोविड से लेके अभी तक कितने सारे और भी डिजीजेस निकल के आए, क्लाइमेटिक अकरेंसेस, चेंजेस। तो बात हो रही है कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्लांट एनिमल कम्युनिटी और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, इसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको बायोस्फीयर की, उसके कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप एक ग्लोबल सिटीजन नहीं बन पाएंगे। तो अच्छे ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप अपना बगल में एक पेड़ लगाएं और बाकी सब चीजों को भूल जाएं। उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका हर एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और इंसान को अवेयरनेस इसीलिए चाहिए, एजुकेशन इसीलिए चाहिए। तो आपने देखा होगा ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी है, हर जगह पे पढ़ाया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उसको पढ़ें और एग्जाम क्वालिफाई करें, बट अवेयर रहें तो हमारा हर एक्शन हम उसी तरीके से ले, ताकि हम इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में मदद करे, नेचर के खिलाफ ना जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि ये बातें उठती है कि नेचर सुप्रीम है कि ह्यूमन सुप्रीम है। ध्यान रहे, स्टेट ऑफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, नेचर का ही पार्ट हम हैं, तो हम डोमिनेट नहीं कर सकते नेचर के ऊपर जस्ट बिकॉज हम सबसे इवॉल्व पॉपुलेशन है। तो ये सारी बातें जो आप देखेंगे, ये साइंसेज में भी, बायोलॉजी में भी, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी आती है, एनवायरमेंटल स्टडीज में भी आती है, और यहाँ पे ज्योग्राफी में भी हम पढ़ रहे हैं, जहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस के थ्रू देख रहे हैं, इकोसिस्टम के थ्रू देख रहे हैं, बायोस्फीरिक सिस्टम्स, बायोम्स के थ्रू देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इस चैप्टर से जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन पॉइंट्स हैं, मैंने हाईलाइट किया, इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं आशा करता हूं ये आपके रिवीजन में हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, इसको शेयर भी करिए अपने आसपास के दोस्तों में, लोगों में, और अवेयरनेस क्रिएट करिए। और आगे के जो वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और हम इस चैनल पे सारे के सारे एनसीईआरटीज कवर करेंगे। पूरा जीएस, जनरल स्टडीज के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको हम कवर करेंगे यहाँ पे। सो ऑल द बेस्ट विशेस, टेक केयर।